हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में सबसे पहले जैसे कि कोई भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट आर है टुगेदर विद अ टू बाइनरी ऑपरेशन, किन्हीं दो बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इस सेट टू बी आर उसे हम रिंग कहेंगे यदि हमारी वो फॉलोइंग एक्सोइम से हम कहते हैं प्रॉपर्टी इन्हें सेटिस्फाई करें। तो रिंग दिखाने के लिए हमारे क्या क्या ज़रूरी है कि आर प्लस यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप हमारा एब्लियन होना चाहिए। एब्लियन के लिए क्या होता है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि हमारा एडिशन के रेस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप हमारा एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक होल्ड कर देता है, या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक होल्ड हो जाती है। इसके नेक्स्ट हमारी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है 0, तो हमारा ये क्या हो जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। अब बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यानी कि इसमें विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हमारा इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो हमारा ये इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड होने के बाद हमारा ये क्या हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हमारा ग्रुप हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हमारा एब्लियन ग्रुप होना चाहिए, तो हमारे उसके लिए 5th प्रॉपर्टी भी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए भी हो जाए तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रिंग R+1 के रेस्पेक्ट में एब्लियन ग्रुप बनाएगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए हमारी 2 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर और एसोसिएटिव में होता क्या है, यदि हम क्लोजर दिखा दें तो एसोसिएटिव ऑटोमेटिक हो जाता है, यदि एसोसिएटिव दिखा दें तो क्लोजर भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम इसकी बात करें A.B.C इक्वल टू A.B.C, यानी कि लास्ट के 2 वाली टर्म की एक साथ मल्टीप्लाई करके एक के साथ कर दें, और या फिर हम शुरू के 2 वाली टर्म की मल्टीप्लाई एक साथ करके तीसरे के साथ कर दें, हमारी क्या हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई इसका मतलब डायरेक्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा इन दोनों के अलावा कि R+ में एब्लियन और R.डॉट में सेमी ग्रुप के अलावा इसमें हमारा एक और होता है क्या कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और फॉलो होना चाहिए। एक तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन। यदि ए की मल्टीप्लाई लेफ्ट की तरफ हो रही है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और ए की मल्टीप्लाई राइट की तरफ हो रही है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, अब इसे डायरेक्ट हम ओपन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा फॉलो हो जाएगा। बेसिकली इसमें CSI नेट पर ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं आता, ये तो केवल मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको रिवाइज करवाने के लिए कराया है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि C+डॉट हमारा रिंग बनाता है, R+डॉट हमारा रिंग बनाता है, Q+डॉट हमारा रिंग बनाता है, Z+डॉट हमारा रिंग बनाता है, और MZ+डॉट भी हमारा क्या बनाता है, रिंग बनाता है। और हम यदि बात करें N+डॉट हमारा रिंग नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इसमें हमारा इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एब्लियन होना चाहिए, एब्लियन में हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही तो एब्लियन कैसे हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं बनाता। अब इसमें एक और टर्म दे रखी है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी से मतलब क्या है, हमारा यूनिटी बेसिकली होता क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि जो एलिमेंट हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखता है उसे हम यूनिटी बोलते हैं। इसे आगे हम देखेंगे भी डेफिनेशन में। तो जैसे कि हमारा ये हो गया, इसमें C में हमारा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी 1 होती है, तो C+ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारा 1 एग्जिस्ट करता है, R में भी हमारा 1 एग्जिस्ट करता है, Q में भी करता है रेशनल नंबर में, Z में भी करता है। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट करती है, जबकि रिंग होने के लिए हमारा सेमी ग्रुप होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में जो तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो भी फॉलो कर रहा है, तो इसे हम रिंग ना बोल कर रिंग विद यूनिटी बोलेंगे कि इसमें यूनिटी भी है। ठीक, अब जैसे कि मैंने बात करी थी कि हम नेक्स्ट पे से देखेंगे यूनिटी का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के एस्पेक्ट में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिटी होती है। नेक्स्ट हमारी ट्रिपल रिंग, ये कोई छोटी छोटी हमारी डेफिनेशन है जो कि समझने के पर्पज़ से मैं ले आया हूँ, अदरवाइज इस पर CSI नेट में कुछ खास क्वेश्चन बने नहीं है।
कि कभी कभी टर्म यूज हो जाती है तो हम समझ जाएं कि इसमें क्वेश्चन में क्या डेवलप हो रहा है। ठीक, ट्रिवल रिंग का मतलब क्या है? आर रिंग इज सेट टू बी ट्रिवल। एक रिंग को ट्रिवल कहेंगे कब? इफ आर हमारा हार में केवल एक ही एलिमेंट हो, जीरो। रिंग में केवल एक ही जीरो एलिमेंट हो, उसे हम ट्रिवल रिंग बोलते हैं। अब एक हमारी जीरो रिंग होती है। जीरो रिंग कैसे होती है? जैसे आर भी हमारी कोई रिंग है तो आर में से एक एलिमेंट तो ए ले लें और एक एलिमेंट बी ले लें, और ए बी दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें वो इक्वल टू जीरो आ जाए। बेसिकली है क्या? यानी कि ये जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करती हो। बेसिकली हमारा जो भी नॉन जीरो नंबर होता है वो या तो जीरो डिवाइजर होता है या यूनिट्स होता है। यदि हम बेसिकली करें क्या, जो भी हमारा सेट है उसमें से जितने भी जीरो डिवाइजर्स हैं उनका एक सेट बना लें। उनका जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो रिंग। कि हमारा वो सेट इस तरीके का होता है कि हम उन सेट के किसी भी दो एलिमेंट को लेंगे और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी कि ये विद जीरो डिवाइजर होगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा किसमें? इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इसमें वही होता है, यदि कोई भी सेट है उसमें इस टाइप के सेट के एलिमेंट के अलावा इस टाइप के एलिमेंट यदि हटा दिए जाएँ किसी सेट में से तो जो सेट बनता है वो हमारा इंटीग्रल डोमेन ही बनता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारी कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब ये है कि विद एक्सपेक्ट टू एडिशन तो हमारी रिंग में भी आ जाता है कि अब विद एक्सपेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए और इक्वल टू हमारी क्या आ जाए? 1। यदि ये हमारी तीनों कंडीशन इक्वल आ जाए तो ये ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये इक्वल टू 1 नहीं होता, ये मैंने गलत पढ़ दिया। तो ये हमारी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग होती है। अब बात करें यूनिट की। जैसे यूनिटी क्या होती है? हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली यूनिट क्या होता है? हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और वैसे भी हम जानते हैं कि यदि हम दो नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 1 आ जाए तो इसका ये कब पॉसिबल है कि बी हमारा इन्वर्स हो ए का। मतलब हमारा जैसे ए इक्वल टू 2 है तो बी इक्वल टू यदि 1/2 होगा जब भी तो पॉसिबल होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए। यानी कि ये एक दूसरे के इन्वर्स है। ये हम बोलते हैं बी ए इन्वर्स है बी का। क्यों? क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए 1/, कर देते हैं। बी इक्वल टू 1/2 है और हम बोल रहे हैं ए इन्वर्स है। इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू जबकि 2 है तो इसका बी की वैल्यू को 1/1/2 कर दे तो इक्वल टू 2 ही तो आ जाएगा। यानी कि इसका इन्वर्स है। तो यानी कि जो दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा 1 आ जाए तो उसे हम बोलते हैं यूनिट। ठीक, तो यूनिट बेसिकली होता क्या? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यदि यूनिट में वाई आ जाए, यूनिटी आ जाए, यानी कि वो आइडेंटिटी होगा। एक वर्ड से ही पता लग रहा है यूनिटी मतलब एकता। और एकता किस में होगी? जो सेम तरीके के होंगे। सेम तरीके का मतलब आइडेंटिटी टाइप होंगे जहाँ पर 1 ही आएगा केवल। हर आइडेंटिटी क्या होती है? हमारी 1 ही होती है मल्टीप्लिकेटिव में। यानी कि हमें यूनिटी से ही पता लग रहा है यदि यूनिटी आए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेंगे और यूनिट आए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। और ये हमारे दोनों टर्म जस्ट अपोजिट होती हैं एक दूसरे की। ए डॉट बी इक्वल टू 0 है यानी कि जीरो डिवाइजर है। ए डॉट बी इक्वल टू 1 है यानी कि विदाउट जीरो डिवाइजर है। जीरो डिवाइजर यानी कि किसी भी ग्रुप के दो एलिमेंट की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल टू क्या रहा है? 0। और किसी भी ग्रुप के दो एलिमेंट की हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वल टू क्या आ रहा है? हमारा यूनिट एलिमेंट मिल रहा है यानी कि 1, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स है। अब किसी भी एग्जाम्पल में आपको यूनिटी और जीरो डिवाइजर के बारे में बता देता हूँ। जैसे Z8 है, Z8 में जिसका GCD 8 के साथ हमारा 1 होगा वो क्या बनाएगा? हमारा यूनिटी बनाएगा। ठीक, तो यूनिट एलिमेंट हमारे कौन कौन से होंगे यहाँ पर? जो 8 के साथ हमारा GCD 1 बनाएंगे। एक तो 1 का GCD 1 होता है, एक 3 का, एक 5 का, एक 7 का। और जिनका GCD 1 नहीं आएगा वो क्या बनाएंगे? जीरो डिवाइजर्स बनाएंगे। तो हमारा 2 का GCD 8 के साथ 2 आता है, 4 का हमारा 4 आता है, 6 का हमारा 2 आता है। तो ये हमारे जीरो डिवाइजर्स बनाएंगे। ठीक, तो अब हम ए डॉट बी इक्वल टू 1 कैसे बोल रहे हैं? तो मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि हम जैसे कि हम क्या करें इसमें
हम 5 इंटू 7 करें, क्या होता है हमारा 35 और 2 इंटू 4 करें, 2 इंटू 4 जैसे हम करेंगे क्या आएगा हमारा इक्वल टू 8। 8 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर बचेगा। सिमिलरली 4 इंटू 6 करें तो हमारा 24 को हमारा ये क्या है 8 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0, डिवाइजर सी आएगा। ठीक, सिमिलरली हम क्या करें, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 12 अपॉन हम यदि 8 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 भी कहीं ना कहीं हमारा 4 की यदि हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 के साथ रिमाइंडर 0 ही दे देगा। तो इस तरीके के, इस वजह से हम यदि दो एलिमेंट की हम आपस में मल्टीप्लाई करें और वो हमारा इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब उसमें रिमाइंडर जो बचे 0 बचे, तो वो हमारा होता है 0 डिवाइजर। और यूनिटी क्या होता है हमारा, जिसका जीसीडी हमारा m के साथ हमारा क्या आता है 1 आता है। यानी कि ZM का यदि हमें यूनिट निकालना है, उसका यदि जीसीडी जिस भी एलिमेंट का जीसीडी अप टू m, यानी कि हम देखते क्या है 1 2 3 अप टू m-1 तक देखते हैं। इनमें से जिस एलिमेंट का जीसीडी हमारा किसके साथ 8 के साथ 1 आएगा वो हमारे यूनिट दिखाएंगे, और जिस एलिमेंट का हमारा जीसीडी 1 के अलावा कुछ हो रहा है वो हमारे 0 डिवाइजर्स दिखाएंगे। अब 0 डिवाइजर्स मैं बता चुका हूँ, 0 रिंग से ही हमारे 0 डिवाइजर्स की अलग से भी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। ए हमारा बिलोंग करे रिंग से, बी भी रिंग से बिलोंग करे, और इन दोनों की एलिमेंट यदि आपस में मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल टू 0 आए, जैसे 2 इंटू 4 हमारा 8 होता है, 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 रिमाइंडर बचता है, तो ये 0 डिवीजर रिंग हो जाती है हमारी। तो इस तरीके से हमारी रिंग होती है 0 डिवाइजर रिंग। अब इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होगा, हमारे इंटीग्रल डोमेन हुआ, फील्ड हुआ, इसमें हमारा बेसिकली इसका यूज आता है। तो नेक्स्ट है हमारा निलपोटेंट एलिमेंट। निलपोटेंट एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट होता है, यदि किसी एलिमेंट को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो जो स्मॉलेस्ट n होता है वो तो इसका इंडेक्स होता है, और a की पावर n इक्वल टू g जो आता है ये होता है हमारा जो a हो जाता है हमारा, वो क्या हो जाता है निलपोटेंट एलिमेंट हो जाता है। यानी कि बेसिकली यदि हमें कोई एलिमेंट a गिवन है, ठीक, यदि कोई एलिमेंट हमें यहाँ पर a गिवन है और उस a को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए विद रेस्पेक्ट टू जो भी हमें मॉडुलो गिवन हो, तो हम जितनी टाइम्स भी हमारा मल्टीप्लाई करने पर हमारा सबसे पहले 0 बन जाए। ऐसा भी हो सकता है हम a² करें वो भी 0 आए, a की पावर 4 करें वो भी 0 आए, लेकिन हम n क्या लेंगे स्मॉलेस्ट वाला, ऐसा नहीं है 4 ले लेंगे। तो जिसमें भी सबसे पहले जितने टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें सबसे पहले हमारा 0 बनेगा वो हमारा इसकी n की वैल्यू होगी, और n की वैल्यू क्या कहते हैं इंडेक्स ऑफ है एलिमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, इसमें जिस पे बेस हमारे क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ये तो सब हम देख रहे थे डेफिनेशन बेस, तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया वो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिकली CSI नेट का पूछा जाएगा वो पूछा जाता है नंबर ऑफ अ निलपोटेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ आइडोपोटेंट एलिमेंट, और इर्रेड्यूसिबल एलिमेंट किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, कैसे हम देखेंगे चेक करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारे इन पर बनते हैं। तो नंबर ऑफ अ निलपोटेंट एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा m है, ZM में कोई भी Z10 Z20 कुछ भी m है, उस m को सबसे हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में जिसमें भी तोड़ रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ पावर आएगी, जो भी उसकी पावर आएगी उस प्राइम फैक्टर की पावर को 1 कम कर देंगे, और जो भी एक पावर कम करने पर जो भी वैल्यू आएगी उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा नंबर ऑफ अ निलपोटेंट एलिमेंट आ जाएगा हमारा। जैसे कि हम बात करते हैं Z100 की, m की वैल्यू क्या है 100, सबसे पहले 100 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक। अब क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर आया, अब जो भी इसकी प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसे एक एक कम कर लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 - 1 इंटू 5 का पावर 2 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, यानी कि हमारा नंबर ऑफ अ निलपोटेंट एलिमेंट क्या आ जाएंगे इसके 10 आ जाएंगे, जो कि किस तरीके के होंगे हमारे
0, 10, 20, 30, 40 अप टू 100 तक इसी तरीके से जाएंगे। तो ये हमारे 10 एलिमेंट इस तरीके, ये 0 नहीं आएगा, इस तरीके के हमारे एलिमेंट होते हैं। ठीक, ये हमारे गैप कैसे पता लग रहा है, जो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, किसका, जो नीचे क्या है प्राइम फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन से हमें पता लगता है। ये हम इससे नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं इससे। 2 × 5 क्या होता है हमारा 10 होता है, यानी कि इन सब एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 10 की होगी। ठीक, अब बात करते हैं Z8 में हमारे नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट कितने होंगे। सबसे पहले 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर क्यूब आ जाएगा। अब जो 3 है, 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 2 की पावर क्यूब माइनस 1, तो यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4 हमारे 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे। 4 किस तरीके के होंगे हमारे 2, 4, 6, 8। अब हमारा बीच में गैप 2 आ रहा है, ये कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे जो इसका प्राइम फैक्टर है उससे देखेंगे। एक तो इसका प्राइम फैक्टर 1 की पावर 1 आया, जैसे हम 1 सपोज ले लिया, एक आया 2, तो 1 × 2 क्या होगा हमारा 2, यानी कि इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 2, 2 की होगी, 2, 4, 8, 6, 8। तो ये हमारे 8 तक पहुँचने में हमारे 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडोपोटेंट एलिमेंट। आइडोपोटेंट एलिमेंट क्या होता है, यदि हम किसी भी ए एलिमेंट है उसका स्क्वायर करें तो अगेन हमारा क्या कौन सा सेम एलिमेंट आ जाए, तो इस तरीके के एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइडोपोटेंट एलिमेंट बोलते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि नंबर ऑफ आइडोपोटेंट एलिमेंट होते क्या है, कितने। तो बात करें नंबर ऑफ आइडोपोटेंट एलिमेंट, तो वो होते हैं 2 की पावर d के बराबर, जहाँ पर d क्या होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। जैसे हम इसकी बात करें, इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं तो 2 डिवाइजर हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यदि इसलिए पूछेंगे। अब जैसे Z100 के लिए पूछा गया है हमारा नीचे, तो इसमें 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, इसमें कितने प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, 2 और 5, यानी कि 2, यानी कि 2 ऐसे प्राइम है जिससे हमारा 100 डिवाइड हो रहा है, एक तो 2 से एक 5 से, तो 2 डिविजर आ रहे हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर। फैक्टर बेसिकली होता क्या है, प्राइम नंबर के अलावा जितने भी हमारे नंबर होते हैं, ध्यान से सुने, प्राइम नंबर के अलावा जितने भी हमारे नंबर होते हैं उनका फैक्टर हमारा पॉसिबल होता है। तो b = AC, यदि हम किसी को इस फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, यानी कि किसी नंबर का हम फैक्टर कर सकते हैं, जहाँ पे ये a क्या क्यूसेंट होता है, यानी कि जो आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 6 = क्या होता है 2 × 3, तो जो हमारा 2 क्या हो जाएगा, हमारा a की वैल्यू हो जाएगी, और c = क्या हो जाएगा 3, तो b = AC आ गया हमारा। इस तरीके से यदि प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर होते हैं वो हमारे फैक्टर में डिवाइड हो जाते हैं। हालांकि प्राइम नंबर को भी हम 1 × उससे फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इररेड्यूसिबल एलिमेंट। इररेड्यूसिबल एलिमेंट में प्राइम फैक्टर का प्राइम एलिमेंट का बहुत यूज़ होता है कि हमारे यदि कोई प्राइम के अलावा कोई ऐसे फैक्टर पॉसिबल हो, यानी कि हम इसे एग्जांपल से देखते हैं इररेड्यूसिबल एलिमेंट होता क्या है, क्योंकि एग्जांपल से बेसिकली अच्छे समझ में आया। यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी थ्योरी में ये आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे 3 इज अ इररेड्यूसिबल एलिमेंट इन Z√-5, हमें ये प्रूव करना है 3 हमारा इररेड्यूसिबल एलिमेंट होता है। इररेड्यूसिबल का मतलब क्या है, 3 हमारा ब्रेक नहीं हो सकता, किसी भी 2 एलिमेंट के आपस में सम स्क्वायर के सम में हम 3 को ब्रेक नहीं कर सकते। इररेड्यूसिबल का मतलब सिंपल ये है यहाँ पर। तो हम इसमें चेक करेंगे कर सकते हैं या नहीं। जैसे Z√-5, तो सबसे पहले Z√-5 ये हमारी क्या होती है, गॉसियन रिंग होती है। गॉसियन किस टाइप की होती है, A+i B टाइप की, जहाँ पे B की वैल्यू क्या है √-5, तो इसे गॉसियन रिंग के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी A+, हमारा A+ किस टाइप की हो जाएगी, i√-5b इस टाइप की हो जाएगी। ठीक, अब हमारा इसी तरीके से एक और ले लेंगे, C-i D = C -i√-5 × t, एक ये ले ली। ठीक, अब इनका क्योंकि ये हमारी किस टाइप की है, यहाँ पर आयोडा भी आएगा, ये क्योंकि हमारा
आइडेंटिटी हैं, यानी कि इसमें आयोटा आ रहा है, इमेजरी नंबर आ रहा है, और इमेजरी नंबर हमेशा अपना क्या रखता है, कॉन्जुगेट रखता है। यदि इसमें देखें, ये शो नहीं हो रहा था, सॉरी, क्योंकि आई यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेजरी नंबर आ रहा है, और इमेजरी नंबर हमेशा अपना कॉन्जुगेट जरूर रखता है। तो हम इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेते हैं। तो एक माइनस और एक प्लस ले लिया, और सिंपली हम इसका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दो टर्म की मल्टीप्लाई एक साथ होगी और इन दो टर्म की मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन की तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आई है, दोनों में आई होने की वजह से यहाँ पे आई लगा लें, सब जगह आई मिस है मेरा, वो मैं लिखना भूल गया। तो हमारा, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन आई का स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। क्योंकि आयोटा की वजह से तो यहाँ पे सारा एडजस्टमेंट ही बैठा है। क्यों? क्योंकि आयोटा है, इमेजरी नंबर है, तो इमेजरी नंबर अपना कॉन्जुगेट, यदि हमारा 2 + 3i है तो इसका कॉन्जुगेट भी जरूर इसके साथ एग्जिस्ट करेगा, -2 - 3i। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखते भी हैं, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन है कहीं भी हम रूट निकालते हैं, तो उसका यदि एक रूट आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर पे, दूसरा रूट, तो उसका कॉन्जुगेट ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक, तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए। 9 इक्वल टू क्या हो गया, 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। ठीक, ये हम कर ही चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 9 जब भी पॉसिबल है। या तो इसकी वैल्यू 3 और इसकी भी वैल्यू 3 है, दोनों की वैल्यू 3 × 3 9 हो जाएगा। या इसकी वैल्यू हमारी 9 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, या हमारी इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 9 हो जाए। ठीक, अब कोई भी हमारा इंटीजर्स, हम इसमें, क्योंकि ये हमारा आ किससे रहा है बेसिकली, अरे कहाँ पूछ, ये हमारा किससे आ रहा है, इस पेज पर है, ये हमारा जेड से आ रहा है। यदि हम देखें इंटीजर से, तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो कोई भी हमारा ऐसे सारी ए और बी सी डी की वैल्यू इंटीजर से नहीं आएगी, जो हमारा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, इसका 3 आ जाए, इसका भी 3 आ जाए, इसका 9 आ जाए, इसका 1 आ जाए। तो बेसिकली हमें यदि यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू इंटीजर्स आ जाती और ये सारे पेयर हमारे सेटिस्फाई हो जाते, तो ये हमारा रिड्यूसिबल हो जाता। क्योंकि यदि हमें इसमें इसकी वैल्यू 3 लानी है, तो इसका एक ही तरीका है, b = 0 पुट कर दें, तो हमारा ये ए बी सी डी, इसकी वैल्यू 3 लाने के लिए हमारा एक ही तरीका है, ए बी सी डी में से हम भी कोई भी इरेशनल वैल्यू या रेशनल वैल्यू ले लेते हैं, जब भी इसकी वैल्यू 3 हमारी आ सकती है। तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट बैठाना होगा, पर हमें चेक जस्ट क्या करना है, क्या ये इंटीजर्स वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 पे। क्या हम ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर को इक्वल टू 3 बनाने के लिए इंटीजर्स में ब्रेक कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस पेयर में, तो ये हमारा इरेड्यूसिबल नहीं होगा ये वाला पेयर। बात करें इस पेयर की, इस पेयर में यदि हम बात करें, तो इस पेयर में ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर को तो हम नेचुरल नंबर की फॉर्म, इंटीजर की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, पर इसे भी कर देंगे। लेकिन हमारे सारे जो पेयर हैं, क्योंकि ऊपर वाला पेयर ही हमारा इरेड्यूसिबल नहीं बना पा रहा है, यानी कि ऊपर वाला पेयर ही हमारा क्या, इंटीजर्स की फॉर्म में कोई भी एक पेयर यदि ब्रेक नहीं हो पाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इरेड्यूसिबल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 9 का हमारे इसमें यदि इस टाइप के इक्वल टू 9 आ रहा है दो इक्वेशन का, तो उसमें एक ही तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी वैल्यू भी 3 हो, इसकी वैल्यू भी 3 हो, या तो इसकी वैल्यू 9 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 9 हो। लेकिन हमारी ऊपर वाली में नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहे ABCD, क्योंकि नेचुरल नंबर से पॉसिबल ही नहीं है, या फिर हम ये बोलते हैं इंटीजर से हमारा नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर से लिया गया, क्योंकि इंटीजर से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वजह से इरेड्यूसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा प्राइम एलिमेंट। प्राइम एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ GCD हमारा क्या दिखाए, 1 दिखाए, उसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइम एलिमेंट। जैसे P हमारा डिवाइस, वो प्राइम एलिमेंट दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से तो डिवाइड हो सकता है,
पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यदि P डिवाइड AB है तो P या तो A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। ये हमारी एक क्वेश्चन रिंग है ZI। तो इसमें हम ऐसे इंटीजर देखेंगे कि 5 और 7 का, जैसे हमने यहाँ पर 3 का पेयर बनाया था, कि ये हमारा आपस में ब्रेक हो सकता है या नहीं। तो बेसिकली इसके लिए हम करेंगे क्या, A + 5i मान लेंगे, C - 5id मान लेंगे। A + ib आएगा 5ib और C - 5id। तो ये मान लिया हमने। ठीक, 5 को इरेड्यूसिबल चेक करने के लिए इक्वल टू, ये हमारा क्या आ गया 5, यदि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें। अब हम इसका कॉन्जुगेट भी लेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, A - 5ib, ये आएगा C + i 5d। चाहे i को हम इधर ले लें, बात एक ही। तो इसका हम यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस ले, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा A² + 5b² C² + 5d²। अगेन इसे 5 इंटू, ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 पॉसिबल कब कब है, या तो ये भी इसकी वैल्यू 5 आ जाए और इसकी वैल्यू 5 आ जाए, मतलब इस पूरे नंबर की वैल्यू 5 आ जाए, इस पूरे नंबर की वैल्यू 5 आ जाए, या हमारा इसकी वैल्यू 1 आ जाए, इसकी वैल्यू 25 आ जाए, या हमारी इसकी वैल्यू 25 आ जाए, इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो यदि हम देखें इसमें A की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, 1 पुट कर, A की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 0 पुट कर दें और B की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। सिमिलरली C की वैल्यू 0 पुट कर दें और D की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो हमारा 5 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो B की वैल्यू 0 पुट कर दें और A की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारी। इसमें देखें हम C² + 5d² है, तो इसमें यदि हम C की वैल्यू तो 3 पुट कर दें, वो सॉरी 3 नहीं, C की वैल्यू तो हम 0 पुट कर दें और D की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, तो यह हमारा अगेन क्या हो जाएगा, C² + 5d² हमारा 25 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा, A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये 25 बन जाएगा। इसमें C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये आपस में हमारे बन गए। अब इसमें हम देखेंगे क्या कि हमारे जो ABCD है वो हमारे इंटीजर्स फॉर्म में डिवाइड हो पा रहे हैं, क्योंकि ABCD हमारे इंटीजर फॉर्म में डिवाइड हो पा रहे हैं, यानी कि इरेड्यूसिबल आ जाएगा। यानी कि 5 और A² + 5b² को हम जो इनके पॉसिबल पेयर हैं उसमें डिवाइड करने पर हम इसकी ABCD की क्या इंटीजर्स वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्योंकि हम इनकी इंटीजर्स वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो इस वजह से ये हमारा 5 तो हमारे रिड्यूसिबल हो जाएगा। 5 हमारा रिड्यूसिबल नहीं होगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा, यानी कि 5 को हम रिड्यूस कर पा रहे हैं। रिड्यूसिबल का मतलब ये है रिड्यूस करना, ये 5 को हम ब्रेक कर पा रहे हैं इंटीजर्स के फॉर्म में। तो 5 के लिए हम ABCD फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब बात करेंगे 7 के लिए। तो 7 के लिए सिमिलर पेयर रहेगा। 7 × 7 हमारा क्या हो जाएगा, A² + 7b² + C² + 7d²। ये हमारा सिमिलर पेयर बन जाएगा हमारा यहाँ पर। तो हमारी इसकी वैल्यू पॉसिबल कब है, यानी ये 1 हो, ये 7 हो, ये 7 हो, ये 1 हो, या दोनों 7 7 हो। अब हमारा A की वैल्यू 0 पुट कर दें और B की वैल्यू हम 1 पुट कर दें। A की वैल्यू 1 पुट कर दे और B की वैल्यू 0 पुट कर दे तो हमारा 1 आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। अब C की वैल्यू हम 0 पुट कर दे और D की वैल्यू 1 पुट कर दे तो हमारा 7 आ जाएगा। सिमिलरली हम यदि B की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दे, A की वैल्यू 0 पुट कर दे तो 7 आ जाएगा। C की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर दे और C की वैल्यू 1 पुट कर दे, D की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये भी आ जाएगा। पर हम किसी भी इंटीजर्स नंबर को इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि A² + 7b², एक सेकेंड, A² + 7b² इक्वल टू हम 7 में इसे ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक, सिमिलरली A²
प्लस हमारा सी स्क्वायर प्लस 7d² को भी हम इस तरीके से इक्वल टू 7 हम नहीं बना पाएंगे। तो इन दोनों को हमें 7 बनाना होगा। तो इन दोनों का वैल्यू हमारी कोई इंटीजर्स वैल्यू लेनी होगी ना 7 बनाने के लिए, तो वो हमें फाइंड आउट नहीं होगी। यहाँ पे एक गलती कर गए हम, क्या कि यहाँ पे 49 आएगा और यहाँ पे हमारा क्या आएगा 49। तो हम सिंपली यहाँ पर 49 के लिए यदि हम देखेंगे तो हम यहाँ पर a² प्लस 7b², यदि हम b² की वैल्यू क्या रख दें, कोई भी ऐसी वैल्यू रखें तो हमारा a² प्लस 7b² इक्वल टू 1 तो आ जाएगा। लेकिन c² प्लस 7d² की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर रखें वो हमारा 49 पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इस केस में a² प्लस 7b² हमारा 49 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इनमें से एक भी पेयर पॉसिबल ना हो इंटीजर्स की फॉर्म में, तो हमारा ये क्या हो जाता है, इररिड्यूसिबल हो जाता है। इसमें हमारा सारे पेयर बन गए थे, इसमें हमारा 49 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे सिंपली इसमें आप कोई भी इंटीजर्स वैल्यू पुट कर के देख लेना। a² प्लस 7d² की b² की वैल्यू हमारी क्या 49 आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। किसी भी इंटीजर्स के लिए, रियल नंबर के लिए आ सकता है, हम कोई भी रेशनल नंबर रख ले, पर इंटीजर्स के लिए नहीं आएगी। तो क्योंकि ये वो नहीं आ पाएगी, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल हो जाएगा। यानी कि 5 तो हमारा इररिड्यूसिबल है, 7 हमारा इररिड्यूसिबल है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। वो कैसे हुआ, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी थी कि हमने 7 इंटू 1 में डिवाइड करा था, क्योंकि बट इसका जो मल्टीप्लाई था वो 49 था। हमने ऊपर तो सही करा था, पर नीचे यहाँ पे यही गलती कर दी थी, जिस वजह से इररिड्यूसिबल 7 आ गया था। पर हमने जैसे हमने देखा 49 में ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि ये 49 में ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये हमारा इररिड्यूसिबल हो जाएगा 7, और 5 हमारा इररिड्यूसिबल ऑलरेडी आ गया था। अब नेक्स्ट हमारा पिक आउट द यूनिट इन z√13, यानी कि z हमारा √3 है, तो इसकी हमें यूनिट पिक करनी है, यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब क्या होता है हमारा, a.b इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए 1 होना। यदि यूनिट होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, लेकिन यूनिटी होगा यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हमें सिंपली यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ पे इन सब का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और जो कि किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि सबका एग्जिस्ट तो कर जाएगा, पर वो इंटीजर से भी बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे हम बात करें हम ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन में यदि हम इसका यदि हमें इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स क्या होगा, 1/-7 प्लस 4√3। सिंपली है क्या, यहाँ पर ए की वैल्यू हमने 7 प्लस 4√3 इंटू बी इक्वल टू 1 करा। तो जैसे हमें बी निकालना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही तो निकालना है, यूनिटी का मतलब ये है, तो हम बी की वैल्यू तो निकालना है, बी का इन्वर्स, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसका हम रेशलाइजेशन कर लेंगे, तो रेशलाइजेशन में क्या होगा, 7 माइनस 4√3 माइनस 7 माइनस 4√3। तो हम जैसे ही करेंगे ऊपर -7 माइनस 4√3 अपॉन ये क्या आ जाएगा, -7 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि प्लस आ जाएगा 49 माइनस ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3 होगा, यानी कि 48। 49 में से 48 क्या है तो हमारा 1 बचेगा, यानी कि हमारा 7 माइनस 4√3, जो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये हमारा केवल 1 से डिवाइड हो रहा है, यदि ये 1 के अलावा 2, 3, 4 किसी से भी डिवाइड होता तो ये अपोन में आ जाता। अपोन में आने की वजह ये इंटीजर से नहीं कर पाता, क्योंकि इसके नीचे की वैल्यू 1 आ गई, तो यानी कि इसका जो इन्वर्स है वो इंटीजर से बिलोंग कर जाएगा। यानी कि इंटीजर्स के यदि हमारा रिंग है उसमें हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसकी यूनिटी एग्जिस्ट करेगी। यूनिटी का मतलब ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी चेक करेंगे, बी हमारा क्या है, इसका भी हम इस सबसे पहले इसका बी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब a.b इक्वल टू 1 पुट करके, तो ये क्या आएगा 1/2 माइनस √3। अब इसका रेशलाइजेशन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 तो ऊपर ऐसे ही रह जाएगा, नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा। अब क्योंकि 4 माइनस 3 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि ये भी हमारा इसका जो हमारा क्या आया, इन्वर्स आया, यानी कि यूनिटी आया, वो हमारा इंटीजर से बिलोंग कर जाएगा।
अब जैसे ही हम नेक्स्ट इन दो की निकालेंगे, इसमें हमारा नीचे 1 के अलावा कुछ और आ जाएगा, 2 3 कुछ भी समथिंग आ जाएगा, तो इसका जो हमारा इन्वर्स है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसे आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंटीग्रल डोमेन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।